वेलकम फॉर मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है डिसरिथमियाज। डिसरिथमिया का दूसरा नाम कार्डियक डिसरिथमिया भी होता है एंड तीसरा नाम हार्ट डिसरिथमिया होता है। अब डिसरिथमियाज की डेफिनेशन करेंगे। डिसरिथमिया आर द डिसऑर्डर्स ऑफ द फॉर्मेशन और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विद इन द हार्ट। जब हार्ट के अंदर जो एरिथमिया की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो रही है, उसके अंदर जो कंडक्शन हो रही है, वो जब उसके अंदर जब डिसऑर्डर्स होते हैं उसके, ठीक है, जब उसके अंदर डिस्टर्बेंस आनी स्टार्ट हो जाती है तो उस कंडीशन को हम डिसरिथमियास बोलते हैं। डिसरिथमिया को हम थ्रू विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक वेवफॉर्म के थ्रू पता कर सकते हैं कि पेशेंट को डिसरिथमिया है या नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक वेवफॉर्म CHO होती है ना, ECG में जो हमें दिखाई देती है, इनको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक वेवफॉर्म्स बोलते हैं। तो इनसे जब इनमें वेरिएशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके कंडीशन को हम डिसरिथमियास बोलते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होती है डिसरिथमिया की? ये 4 चीज़ों में डिवाइड होते हैं। पहला है साइनस डिसरिथमिया। तो साइनस डिसरिथमिया आगे फर्दर 3 में डिवाइड है। फर्स्ट साइनस ब्रेडिकार्डिया, सेकंड साइनस टेकिकार्डिया, थर्ड साइनस एरिथमिया। अब ये साइनस से ही जो आगे इनकी डिवीजन हो रही है, इसी से ही नाम डिनोट होता है साइनस साइनस साइनस। तो बेसिकली क्या याद रखना है? ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया और अरिथमियास। तो इनको हम BTA शॉर्ट फॉर्म में करके याद कर सकते हैं। मतलब ये याद करने का एक तरीका है, BTA करके भी जो साइनस डिसरिथमियास के अंदर क्लासिफिकेशन है वो ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया और एरिथमिया की आएंगी। पहला था साइनस डिसरिथमिया। नाउ द नेक्स्ट इज आर्ट्रियल डिसरिथमियास। आर्ट्रियल डिसरिथमियास आगे फर्दर 3 टाइप में डिवाइडेड है। पहला है आर्ट्रियल प्रीमेच्योर आर्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसको PAC से भी डिनोट कर सकते हैं। सेकंड इज आर्ट्रियल फ्लटर एंड द थर्ड इज आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। प्रीमेच्योर आर्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, आर्ट्रियल फ्लटर और आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, ये 3 टाइप है आर्ट्रियल डिसरिथमिया की। थर्ड टाइप इज डिसरिथमिया की जंक्शनल डिसरिथमिया। जंक्शनल डिसरिथमियास, इसके अंदर 2 टाइप की डिसरिथमियास आ जाते हैं। फर्स्ट इज प्रीमेच्योर जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, जिनको हम PJC से भी डिनोट कर सकते हैं, एंड द सेकंड इज जंक्शनल रिदम, ठीक है, जिसको हम JR से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया। ये आगे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स, जिसको PVC से भी शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। सेकंड इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जो होता है ये आगे 2 टाइप का होता है। एक होता है मोनोमॉर्फिक, सेकंड है पॉलीमॉर्फिक। तो इसके 2 टाइप्स हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की, मोनोमॉर्फिक एंड पॉलीमॉर्फिक। नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी आगे 2 टाइप के होते हैं। एक होती है फाइन फिब्रिलेशन, एक होती है कोर्स फिब्रिलेशन। तो आगे फाइन क्या होती है, कोर्स क्या होती है, मैं आगे इनको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। तो अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरी क्लासिफिकेशन का, ताकि जो कई बार पेपर में सिर्फ क्लासिफिकेशन आ जाती है 2 मार्क्स में, तो 2 मार्क्स में क्लासिफिकेशन आ जाती है, तो अगर तुम ये चार्ट बना देते हो ना पूरा क्लासिफिकेशन का, तब भी टीचर तुम्हें आराम से 2 नंबर दे सकते हैं, फुल मिलेंगे, क्योंकि टीचर को ये लगेगा कि हाँ बच्चे को सारे टाइप्स पता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं कि जो साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है वो क्या है। Sinus bradycardia occur when a SA node creates an impulse at the slow rate below 60 beats per minute. इसमें क्या होता है, जब जो इम्पल्स की कंडक्शन हो रही है
वो अगर उसका जो रेट है वो 60 बीट्स पर मिनट से कम है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइनस डिसरिथमिया, ठीक है। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ साइनस डिसरिथमिया। अब इसके क्या कॉज हो सकते हैं? फर्स्ट इज लोअर मेटाबॉलिक रेट्स। अगर लोअर मेटाबॉलिक रेट्स है पेशेंट की बॉडी के अंदर, जैसे ड्यूरिंग स्लीप, एथलेटिक ट्रेनिंग या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, इन कंडीशंस में क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म का जो रेट होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म की जो नीड्स होती है, अगर मतलब पेशेंट सोई जा रहा है तो उसकी क्या मेटाबॉलिक नीड्स होंगी, कुछ भी नहीं है ना। तो अगर मतलब जो मेटाबॉलिक नीड्स अगर ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है, अगर लो है तो साइनस प्रेडिकार्डिया होने के चांसेस रहते हैं। अब वेगल स्टिमुलेशन फ्रॉम वॉमिटिंग, सक्शनिंग एंड सीवियर पेन। अब वेगल स्टिमुलेशन का मतलब क्या है? एक नर्व होती है जिसका नाम होता है वेगस नर्व। अगर वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो पेशेंट को वॉमिटिंग आती है। अगर वेगस नर्व हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलेट नहीं होती तो पेशेंट को वॉमिटिंग नहीं आती। जो ये वेगस नर्व होती है ये हमेशा नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिव रहती है, ठीक है। तो इसमें जब वेगल की स्टिमुलेशन होती है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, जो मतलब पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में जाने की जो उसका हार्ट रेट है वो ब्रेडिकार्डिया में जाने के चांसेस होते हैं क्योंकि हार्ट रेट उसका कम हो जाता है। थर्ड इज एक्यूट ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। अगर मतलब किसी का मेंटल स्टेटस ऑल्टर्ड हो गया है ना, जैसे डिलीरियम वाले केसेस में मेंटल जो स्टेटस होता है वो ऑल्टर्ड हो जाता है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हार्ट की पावर होती है ना ही तो वो ब्लड को इजेक्ट कर पाता, ना ही वो ब्लड को अकोमोडेट कर पाता, मतलब एडजस्ट कर पाता। तो इस कंडीशंस में भी जो क्या होता है, पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में चला जाता है, साइनस ब्रेडिकार्डिया में। फोर्थ इज एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। अब डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर के का मतलब क्या है? जब पेशेंट को मतलब जो हार्ट फेल कर गया है, डिकम्पनसेट करने के बाद मतलब जो उसकी बीटिंग हो रही है ना, वो प्रॉपर उसमें कंडक्शन नहीं हो रही है, हार्ट के अंदर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रही है। जब प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, सर्कुलेशन नहीं होगी तो ब्लड सप्लाई भी डिक्रीज होगी, है ना। अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी डिक्रीज होगी, है ना। तो जिस वजह से क्या होगा, इन सब चीज़ों की वजह से प्रॉपर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होगी तो हार्ट फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रह सकते हैं। जब हार्ट ही फेल हो जाएगा तो मतलब ये तो है ही ऑब्वियसली, पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में चला जाएगा, तो उस पेशेंट को साइनस ब्रेडिकार्डिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये 4 कंडीशंस है, इनमें ये कॉज करती है साइनस ब्रेडिकार्डिया को। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स क्या हो सकते हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया के, कि हमें कैसे पता चल सकता है कि इस पेशेंट को साइनस ब्रेडिकार्डिया है? उसका जो वेंट्रिकुलर और आर्ट्रियल रेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो पॉइंट टू पॉइंट और बहुत ज़्यादा फाइन नोट्स बना रखे हैं, तो इससे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जो वेंट्रिकुलर आर्ट्रियल रेट होएगा वो लेस देन हो जाएगा 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है, अडल्ट की बात कर रहे हैं, अडल्ट के अंदर। जो वेंट्रिकुलर आर्ट्रियल की जो रिदम होएगी वो रिदम तो उसकी मतलब रेगुलर रहेगी, लेकिन जो उसका रेट है वो कम हो जाएगा। जो क्यूआरएस शेप होती है और उसकी जो ड्यूरेशन होती है उसकी शेप नॉर्मल रहेगी, लेकिन रेगुलरली नॉर्मल तो रहेगी लेकिन कई बार अबनॉर्मल भी हो सकती है। टी वेव क्या होगी? अब ये जो वेव्स की बात करी है ना, ये ऐसे होती है ना, पी क्यू आर एस, मतलब एस टी तक होती है, टी तक होती है ना लास्ट वेव, तो ये इन वेव्स की बात करी है इन्होंने, ठीक है। तो जो अब पी और आर का इंटरवल है, मतलब पी से लेके जो आर का इंटरवल रहेगा वो क्या रहेगा, वो 0.2 से 0.20 सेकेंड्स का रहेगा। जो पी और क्यू आर एस के रेशियो है वो 1:1 होएगी, ठीक है। अगर तुम चेक करोगे ना अपनी इसकी मतलब सिद्धार्थ एंड ब्रनर्स वाली बुक में उठा के देख लो, या मेरिसी टाउनसेंड बुक है या फिर लेवाइस की बुक है, इसमें देखोगे ना इसमें ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट अरिथमियास को समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये ही एग्जाम में अरिथमियास को एक्सप्लेन करने का, अगर ज़्यादा नंबर में आ जाता है, एक्सप्लेन करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो तुम अरिथमियास को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो और एग्जामिनर को मतलब प्रेजेंटेशन इससे काफ़ी गुड हो सकती है तुम्हारी। जो पी क्यू आर एस की रेशियो होगी
वो 1:1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है टैकीब्रेडी सिंड्रोम इज अ टर्म यूज्ड व्हेन ब्रेडिकार्डिया ऑल्टरनेट्स विद टैकीकार्डिया। जब टैकीकार्डिया के साथ साथ ब्रेडिकार्डिया भी पेशेंट को होगा। अब ब्रेडिकार्डिया में क्या हो रहा था, हार्ट रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनट जा रहा था। टैकीकार्डिया में क्या होएगा, हार्ट रेट जो होगा वो अबव जाएगा। ठीक है, उसका जो नॉर्मल हार्ट रेट है उससे अबव जाता है। साइनस टेकीकार्डिया जब किसी भी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया सॉरी जब किसी भी पेशेंट को हो रहा है तो उसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकती है। इफ ब्रेडिकार्डिया सिम्टोमेटिक, मतलब अगर ब्रेडिकार्डिया के सिम्टम्स दिख रहे हैं, क्या क्या हो सकती है, शेकीनेस, जो पेशेंट की बॉडी है वो कांपेगी, हाइपोटेंशन या सिंकोप। ठीक है, सिंकोप होता है पेशेंट बेहोश हो गया एकदम से, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, 0.5 mg एट्रोपिन प्रोवाइड करेंगे। अब एट्रोपिन क्या थी, हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, मतलब हार्ट की जो कार्डियक आउटपुट है उसको भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हार्ट को स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेगा, इसलिए 0.5 mg एट्रोपिन देंगे 3 से 5 मिनट्स के अंदर। और मैक्सिमम इसकी टोटल डोज हम 3 mg की भी दे सकते हैं। ठीक है, 3 mg तक इसकी टोटल डोज दे सकते हैं। कैटाकोलामाइंस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन क्या करेगा, ये स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्ड करता है फ्लाइट और फाइट वाली कंडीशन में। थियोफाइलिन देंगे 100 से 200 mg तक, क्योंकि ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा पेशेंट को हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइनस एरिथमियाज, साइनस टेकीकार्डिया। साइनस टेकीकार्डिया में क्या होएगा, साइनस टेकीकार्डिया occurs when the sinus node creates an impulse at a faster rate normal than faster rate पे जो impulse होती है साइनस की वो ज़्यादा होती है, जो हार्ट की जो impulse होती है वो ज़्यादा चलती है नॉर्मल से, तो उसको हम साइनस टेकीकार्डिया बोलते हैं। अब साइनस टेकीकार्डिया के क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, कॉजेज हो सकते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे कि पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि पेशेंट साइनस टेकीकार्डिया में है। फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया, शॉक, हाइपरवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया। अब हाइपर और हाइपोवोलेमिया के से क्या मतलब है, हाइपरवोलेमिया में जो फ्लूइड का वॉल्यूम है बॉडी के अंदर वो ज़्यादा हो जाएगा, और हाइपोवोलेमिया में जो फ्लूइड का बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, हार्ट फेलियर, पेन, हाइपोमेटाबॉलिक स्टेट्स, फीवर, एक्सरसाइज एंड एंजाइटी। ठीक है, इन कंडीशंस में ये कॉजेज हैं साइनस टेकीकार्डिया में। अगर ये कंडीशंस पेशेंट को हो रही है तो इन कंडीशन में चांसेस रहते हैं कि पेशेंट साइनस टेकीकार्डिया में जा सकता है। साइनस टेकीकार्डिया के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं कि हम बोल सकते हैं, इनसे इवेलुएट कर सकते हैं कि जो पेशेंट है वो साइनस टेकीकार्डिया में गया हुआ है। जो उसका वेंट्रिकुलर आर्ट्रियल रेट है वो ग्रेटेस्ट देन 100 बीट्स पर मिनट अडल्ट के अंदर, और जो यूजली लेस देन रहता है 120, मतलब जो इसका रेट होता है ना वो 100 से 120 बीट्स पर मिनट के अंदर ही मतलब वेरी करता है। ठीक है, ये एक इसकी वैल्यू है। वेंट्रिकुलर एंड आर्ट्रियल जो उसकी रिदम है वो रेगुलर रहेगी। QRS शेप एंड ड्यूरेशन यूजुअली नॉर्मल बट मे बी इरेगुलरली अबनॉर्मल। जो उसकी QRS की शेप होएगी और जो उसकी ड्यूरेशन होएगी वो शेप तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन जो ड्यूरेशन होएगी वो अबनॉर्मल भी हो सकती है। पी वेव में क्या क्या चेंजेस आएंगे, नॉर्मल एंड कंसिस्टेंट शेप ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द QRS बट मे बी buried in the preceding T wave। जब T wave आप शो कर रही है वहाँ पे, ठीक है, ECG के अंदर जब टी वेव, ये ECG की वेव फॉर्म्स है, ECG के अंदर जब इसमें से टी वेव शो करेगी तो टी वेव के पीछे ही बरेड क्या होता है, जैसे एक मिट्टी का ढेर है, मिट्टी के ढेर के अंदर पत्थर धस गए हैं तो उसको हम कहते हैं बरेड। तो जब टी वेव आएगी तो ये जो QRS की मतलब जो QRS की वेव है ना वो अपने आप को छुपा लेगी टी वेव के पीछे। ठीक है, बरीड हो जाएगी, उसके अंदर धस जाएगी। तो इस कंडीशन में पेशेंट को कह सकते हैं कि इसको साइनस टेकीकार्डिया है। जो पी और आर का इंटरवल है, पी से लेके आर तक का जो इंटरवल है वो कितना होएगा, 0.2 से लेके 0.20 सेकंड्स का होएगा। इलोंगेटेड मतलब लंबा भी हो सकता है। प्यू
रेशियो QRS की जो रेशियो होगी वो 1:1 ही रहेगी। तुमने मोस्टली देखना है कि ये जो इसमें रेशियोज रहती है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम 1:1 ही रहती है हर एक की। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकती है? साइनस टेकिकार्डिया वाले पेशेंट की। फर्स्ट इज पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स प्रोवाइड कराएंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रोवाइड करेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इसलिए प्रोवाइड करेंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगा। अब टैकीकार्डिया में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही थी इसलिए ही हार्ट रेट बढ़ रहा था। ब्रेडिकार्डिया में कॉन्ट्रैक्शन कम हो रही थी इसलिए ही हार्ट रेट कम हो रहा था। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स करवाएंगे। कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल ही कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है, इसलिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। प्रोसाइनामाइड पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जिस वजह से प्रोसाइनामाइड क्या करेगी? ये हार्ट को और ज़्यादा रेजिस्टेंट बना देती है कोई भी अबनॉर्मल एक्टिविटी की तरफ। एमेडायरोन प्रोवाइड कराएंगे जो हार्ट रिदम को मेंटेन करके रखेगी। सैलाटोलॉल सोटालॉल प्रोवाइड कराएंगे। अब सोटालॉल क्या है? ये बीटा ब्लॉकर ही है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर है। और क्या कर सकते हैं? इंक्रीज फ्लूइड एंड सोडियम इनटेक, मतलब पेशेंट का फ्लूइड एंड सोडियम इनटेक को भी इंक्रीज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर पेशेंट बार बार फ्लूइड पिएगा, पेशेंट बार बार सोडियम का इनटेक करेगा। सोडियम क्या होता है? Na, और ये क्या होता है? नमक। तो पेशेंट अगर ज़्यादा नमक पिएगा, पेशेंट फिर उसके बाद जब पेशेंट बार बार नमक खा रहा है, मतलब नमक ज़्यादा ले रहा है, जैसे हम कई बार पकोड़े खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो हमें प्यास ज़्यादा लगती है ना, उसके अंदर क्या होता है? सोडियम ज़्यादा होता है, तो हमें प्यास ज़्यादा लगेगी। इस वजह से जब प्यास सोडियम की मात्रा हाई होगी, उस वजह से क्या होगा? फ्लूइड भी हम ज़्यादा पियेंगे, है ना? फ्लूइड ज़्यादा पियेंगे तो फ्लूइड की जो है हमारी बॉडी के अंदर कंसिस्टेंसी वो इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से क्या आ जाएगा? हमें यूरिन भी ज़्यादा आएगा। जब यूरिन ज़्यादा आएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, अपने आप जो पेशेंट है वो टैकीकार्डिया से निकल जाएगा। ठीक है, तो पेशेंट की टैकीकार्डिया जो पेशेंट को हो रहा था वो नहीं होगा। ठीक है, तो चीज़ों को अगर रिलेट करके पढ़ते हैं ना तो चीज़ें तभी याद रहती है। जब रिलेट नहीं करेंगे, रट्टा मारेंगे ना, फिर चीज़ें याद नहीं रहती। तो बेटर यही होगा कि चीज़ों को ना रिलेट करके पढ़ो। अब जो साइनस रिदमियास की थर्ड क्लासिफिकेशन थी, साइनस अरिदमिया। पहली थी इसकी साइनस ब्रेडिकार्डिया, सेकंड इज साइनस टेकिकार्डिया एंड द थर्ड इज साइनस एरिदमिया। अब साइनस एरिदमिया की बात करते हैं तो साइनस एरिदमिया जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब जब हम सांस अंदर खींच रहे हैं, तब तो ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीजेस इन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के टाइम पे इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं एक्सपायरेशन की तरह, तब ये जो साइनस एरिथमिया है ये कम हो जाते हैं। तो ये वेरिएट करते हैं, वेरीज करते हैं हमारी इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन ब्रीदिंग के प्रोसेस के ऊपर। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। साइनस एरिथमिया occurs when the sinus nodes create an impulse at an irregular rhythm. The rate usually increases with inspiration and decreases with expiration. जैसे मैंने अभी बताया कि जो ये है, ये इम्पल्स जो एक इरेगुलर रिदम पे चलती है, और ये क्या होती है? इम्पल्स इंक्रीज तो हो जाती है इंस्पिरेशन पे और डिक्रीज हो जाती है एक्सपायरेशन वाले प्रोसेस पे। अब इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है वेंट्रिकुलर एंड आर्ट्रियल जो रेट होएगा वो 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट होएगा। वेंट्रिकुलर एंड आर्ट्रियल जो रिदम होएगी वो इरेगुलर होएगी। QRS शेप एंड ड्यूरेशन उसकी यूजुअली नॉर्मल रहेगी बट मे बी रेगुलरली अबनॉर्मल। पी वेव जो है वो नॉर्मल होएगी और कंसिस्टेंट शेप की होएगी, और ये जो पी वेव होती है ना वो हमेशा QRS के सामने ही होगी। PR interval consistent interval between 0.2 to 0.20 seconds। ये भी तुमने देखा होगा, पीछे से तुम देखते आ रहे हो, जो मोस्टली इंटरवल है PR का वो मोस्टली एक ही रहता है। जैसे PQRS की रेशियो एक रहती है ना, ठीक है, PQRS की रेशियो जैसे एक रह रही मतलब 1:1 रह रही है ना। तो तुम ये देखना जो इसका इंटरवल है ना वो भी एक ही रहेगा। कैसा? PR का इंटरवल 0.12 से लेके
0.12 से लेके 0.20 तक ही रहेगा इसका इंटरवल। ओके। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ साइनस arrhythmia. Not treated typically at it does not cause any significant hemodynamic effect. मतलब ये hemodynamic effect का मतलब क्या है, ये हमारे ब्लड के अंदर कोई ऐसी वेरिएशंस कॉज नहीं करती है, ठीक है, जिसकी वजह से हाँ मतलब ये कोई टिपिकली मतलब इसकी कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है कि ये जो साइनस एरिथमिया है ये ट्रीट हो सके। क्यों नहीं करती? क्योंकि जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तब तो ये बढ़ रहा है, लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तब ये कम हो जा रहा है ना। तो इक्वली हो रहा है ना, ये तो इंस्पिरेशन में बढ़ रहा है और एक्सपायरेशन में बाहर मतलब कम हो रहा है, तो इक्वली इसकी जो मतलब रेट है वो इक्वल चल रहा है। इसीलिए ये हमारे ब्लड के अंदर कोई हमारे मतलब हीमोडायनेमिक मतलब ब्लड के अंदर कोई वेरिएशंस नहीं करता। इसीलिए इस जो साइनस एरिथमिया है कंडीशन, इस कंडीशन को स्पेसिफिकली कोई मेडिसिन नहीं बनी है इसके लिए, ना ही इसको स्पेसिफिकली ट्रीट किया जाता है। Thank you for listening this sinus dysrhythmias, जो मतलब अरिथमिया का एक टाइप है। मैं नेक्स्ट टाइप्स को मतलब अपनी अगली वीडियोस में ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो मतलब मेरे चैनल पे बने रहो और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।